मित्रों, बीए भाग प्रथम की इस कक्षा में और इस संवाद में आपका स्वागत है। हम कहानी पर चर्चा कर रहे थे और कहानी की तत्वों पर भी हम काफ़ी हद तक प्रकाश डाल चुके हैं और उनके बारे में समझ चुके हैं। और उसके बाद कहानी के जो भेद हैं, कहानी का जो वर्गीकरण है, उसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली थी। आज हम कुछ उन शैलियों की चर्चा करेंगे जिनमें की कहानियां अधिकतर लिखी जा रही है। पीछे हम कहानियों के भेद के अंतर्गत भी शैलियों के अंतर्गत वर्गीकरण में आने वाली कहानियों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन वो एक एकांगी रास्ता था। अब हम जितने भी प्रकार की शैलियों में कहानियां लिखी जा रही है, उन सब शैलियों को जो कि प्रमुख हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हालांकि पीछे हम उन सब पर कहीं ना कहीं बातचीत कर चुके हैं। आज थोड़ा व्यवस्थित करके उसको देखते हैं और जहाँ आवश्यकता हुई वहीं हम वर्णन करेंगे। बाकी हम उदाहरण देंगे और फिर इस बात को समझने के संक्षिप्त में समझेंगे। चलिए आज हम अब शुरू करते हैं कि वो शैलियाँ जिनमें कि हिंदी की कहानियाँ आमतौर पर लिखी गई हैं। सबसे पहली जो शैली है वो है आत्मकथात्मक शैली। इस शैली में कहानी इस प्रकार से लिखी जाती है जैसे कि व्यक्ति पर स्वयं पर वो घटनाक्रम घटित हुआ हो और वो स्वयं के बारे में ही बता रहा हो। यह है इसका मूल बिंदु। ज़्यादा विस्तार पे मैं आज नहीं जाऊंगा इनके। इन कहानी का जो एक उदाहरण के दे सकते हैं हम, वो है फैंस के इधर और उधर, जो कि ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई है। ये ऐसी कहानियों में प्रमुख रूप से मानी जाती है। फिर आप याद करिए प्रेमचंद जी को, और याद करिए जो अब तक निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं वो कहानी आ चुकी है, गुल्ली डंडा, उसको। ये दोनों कहानियां जो मैं आपको बता रहा हूं आत्मकथात्मक कहानियां हैं और इसमें यूं लगता है जैसे लेखक खुद पात्र बन के उस कहानी को हमारे सामने रख रहा है। दूसरा जो शैली का प्रकार है जिसमें कहानियां लिखी गई है, वो है भावात्मक शैली। जिस कहानी में भावों को प्रथम मान करके रखा जाता है, अर्थात ऐसी कहानियां जो भावनाओं को उभारती है, भावनात्मक बातें जिसमें होती है और मन की जो भाव है, मन के जो उद्गार हैं, उनको सामने लाती है, बाहर लाती है। ऐसी कहानियां भावात्मक शैली की कहानियां कहलाती है। और इसमें उदाहरण आप दे सकते हैं अकेली कहानी, जो कि मनु भंडारी ने लिखी है, अर्थात मनु भंडारी की अकेली नामक कहानी। ये एक भावुकता से भरी हुई कहानी है, हम इसे भावात्मक कहानी के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरी है प्रसाद द्वारा लिखित बिसाती कहानी जो है। और भी कई कहानियां हैं, लेकिन हम एक एक दो उदाहरण यहाँ लेकर के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको अवसर मिले, आपके पास पुस्तक हो इन कहानियों की, तो ये कहानियाँ जरूर पढ़ें, क्योंकि कहानियाँ पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए। पत्र शैली, तीसरी है पत्र शैली। इसमें कहानियाँ इस तरह से लिखी जाती है जैसे कोई पत्र लिखा गया है या पत्र लिखा जा रहा है, और सामान्यतः देखने पर ही हमको पत्र जैसी ही दिखाई देती है। ये पत्र हम जानते हैं कैसे कैसे लिखे जाते हैं। मित्र का मित्र को, पिता का पुत्र को, पुत्र का पिता को, माता का बहन, बेटी को बहन का बहन को, भाई का भाई को, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। और इस पत्र शैली की उदाहरण की कहानियां मैं आपको बताता हूँ। प्रेमचंद की दो कहानियां मैं बता रहा हूँ, या दो सखियां और दूसरी है देवदासी। ये दोनों कहानियां जो है पत्र शैली की कहानियों के अंतर्गत आती है।
और तीसरी जो है कमलेश्वर, वो है मानसरोवर के हंस। अब आते हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली। चौथी है मनोविश्लेषणात्मक शैली। इसमें मनुष्य के मन के भीतर क्या चल रहा है, स्पष्ट सोच रहा है या उसके बीच में कोई द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व है तो वो किस तरह का है, उसका पूरा विश्लेषण मनोविज्ञान के अनुसार चलता है। मन का भी अपना एक विज्ञान होता है और उसी के अनुसार कहानी में विश्लेषण करते हुए कहानी आगे बढ़ती है। तो ऐसी शैली में लिखी कहानियां हैं देव और सेव, सेव और देव। एक बच्चा जो सेव भूख के लिए चुरा रहा है, भूख मिटाने के लिए चुरा रहा है, उसको तो लेखक इस तरह से प्रस्तुत करता है कि भगा देता है कि गलत कार्य कर रहा है, और खुद मूर्ति मंदिर से चोरी करके ला रहा है, उठा के ला रहा है। उसको वो चोरी नहीं समझ रहा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आती है कि वो यदि चोरी कर रहा था तो मैं भी चोरी ही कर रहा हूँ, और अंत में वो मूर्ति शायद वहाँ रख देता है। तो ये मन का विश्लेषण है, मन सोचता है। दूसरा है जैनेन्द्र की जो कहानी है पत्नी, वो भी इसी तरह की कहानियों के अंतर्गत आती है। फिर आते हैं प्रतीकात्मक शैली। इसमें कहानी सीधे सीधे न कहा जाकर कोई न कोई प्रतीक के माध्यम से कही जाती है, अर्थात कहानी प्रतीकों के माध्यम से आगे बढ़ती है, जिसमें वो पात्र सीधा सीधा कहीं नहीं आता, वो नाम सीधा सीधा कहीं नहीं आता, एक प्रतीक विशेष ले लिया जाता है जो मन के भावों को प्रकट कर रहा होता है। तो ऐसी कहानियों में आप ले सकते हैं, ऊपर जो मैंने एक कहानी का नाम बताया है ज्ञान रंजन की, फैंस के इधर और उधर। फैंस जो एक प्रतीक बनाई गई है। फैंस किसे कहते हैं? बाड़ को, बीच में जो दो हिस्सों को बांटने के लिए काम में लगाई जाती है, वो कोई बाधा जो बीच में लगाई जाती है वो। और दूसरी है यशपाल की पर्दा। इसमें भी पर्दा एक प्रतीक है, और उस पर्दे के माध्यम से उस परिवार की जो बातें हैं वो हमारे सामने रखी जाती है। अगली जो शैली होती है वो है स्वप्न शैली। इस कहानी में कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो, और स्वप्न में जिस तरह का एहसास होता है उसी तरह से उस कहानी का लेखन किया जाता है। और इस तरह की कहानियों का उदाहरण है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, इसमें राजा भोज का जो स्वप्न होता है वो चलता रहता है। फिर अगली जो कहानी की शैली है वो है यथार्थवादी शैली। इसमें व्यक्ति पर गुजरने वाले, उसके समाज पर गुजरने वाले, समाज के भीतर होने वाले वास्तविक कार्यों को ध्यान दिया जाता है, जमीनी हकीकत को ध्यान रखा जाता है। स्थितियां चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, वो जैसी हैं उनको उसी रूप में दिखाने की कोशिश जिस कहानी में की जाती है वो अपने आदर्श यथार्थवादी कहानी कहलाती है। और इस तरह की कहानियों का उदाहरण है हरिशंकर परसाई द्वारा एक कहानी लिखी गई थी भोलाराम का जीव। हो सकता है आपको पढ़ने का अवसर मिल गया हो। इसमें भोलाराम एक व्यक्ति होता है जो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा भटकती रहती है क्योंकि उसका ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कोई काम अटका होता है, वो काम होता नहीं है और वो आत्मा बन के इधर उधर भटकता रहता है उस काम के लिए। एक व्यंग्य है ये, व्यंग्यात्मक कहानी है ये, और यथार्थवादी भी है क्योंकि हमारे ऑफिसों का यथार्थ जो है कि वहाँ काम नहीं किया जाता, काम को अटकाया जाता है, ये है।
और उसके लिए पैसे और मांगे जाते हैं, रिश्वतखोरी, काम को लटकाया जाना, काम को लंबा खींचना बिना मतलब। तो इस तरह की कहानियाँ भी लिखी गई हैं। और इसके अलावा यशपाल का पर्दा जो है कहानी, वो भी इसी श्रेणी में आती है। और मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी जो है परमात्मा का कुत्ता, वो भी इसी श्रेणी में आती है। अब आते हैं एक और जो शैली है, आदर्शवादी शैली। निश्चित रूप से ऐसी कहानियों में आदर्श को प्रमुखता दी जाती है और कोई न कोई आदर्श को लेकर के उसकी स्थापना का प्रयास भी रहता है। ये प्रेरणा देने की कोशिश रहती है कि लोगों को इस आदर्श के बारे में बताया जाए ताकि लोग इस आदर्श को अपनाएं। तो इस तरह की कहानियों में प्रसाद की ममता जो कहानी है और प्रसाद की पुरस्कार जो कहानी है, ये दोनों इसी श्रेणी में रखी जा सकती है। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर तो आपको ध्यान ही होगी, वो भी इसी श्रेणी में आती है क्योंकि इनमें आदर्श की बातें कही गई है। फिर अगली जो शैली आती है कहानियों की, वो है संस्मरणात्मक शैली। संस्मरणात्मक शैली, इसमें कहानी इस तरह से लिखी गई होती है जैसे कि लेखक कोई संस्मरण को आपके सामने रख रहा हो। इसमें कहानी को संस्मरण के रूप में लिखा जाता है, वो कहानी संस्मरणात्मक कहानी कहलाती है। और इसमें मूलतः जो एक कहानी मेरे को याद आ रही है वो है गुल्ली डंडा। इसमें प्रेमचंद जी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बचपन वाले स्थान पर आया है और अपने पुराने मित्रों से मिलने की कोशिश करता है और उस खेल को खेलने के लिए भी लोगों को बुलाता है जो कि वो बचपन में खेला करते थे मित्रों के साथ। उन्हीं मित्रों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दौरान में क्या क्या होता है वो सारी इस कहानी में है। तो ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, गुल्ली डंडा, जो संस्मरणात्मक शैली के रूप में लिखी गई है। फिर है डायरी शैली। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरी के रूप में लिखी जाती है वो डायरी शैली कहलाती है। आलम शाह की जो है कागज़ के पुल, ऐसी ही एक कहानी है। और सुदर्शन की एक स्त्री की डायरी, इसमें तो नाम से ही पता लग जाता है कि डायरी लिखी जा रही है, एक स्त्री लिख रही है, तो एक स्त्री की डायरी। तो ये डायरी शैली की कहानियाँ हैं। फिर है वार्तालाप या संवादात्मक शैली। आमतौर पर एकांकी लिखी जाती है ऐसे, लेकिन यहाँ कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो कहानी को भी इस तरह से लिखते हैं कि उसमें संवाद होते हैं पात्रों के बीच में। संवाद तो सामान्य कहानी में भी होते हैं, लेकिन एकांकी की तरह अलग अलग विशेष तौर पर लिखे गए संवाद ऐसा कहानी में नहीं होता। लेकिन इन कहानियों में इसी तरह से संवाद होते हैं, इसलिए इन कहानियों को संवादात्मक या वार्तालाप शैली की कहानियाँ कहते हैं। कमलेश्वर के द्वारा लिखित बयान जो है कहानी, वो इसी तरह की कहानियों की श्रेणी में आती है। तो ये तो हुई कहानियों की प्रमुख शैलियाँ। अब एक थोड़ा सा हिस्सा हम आगे और शुरू करते हैं, वो है कि नई और जो पुरानी कहानी है या कहानी और नई जो कहानी है उनमें क्या अंतर है। हम जानते हैं कि कहानियाँ जब से प्रारंभ हुई है या मनुष्य ने जब से समझ पकड़ी है तब से कहानियाँ चल रही है और तभी से कहानियों का रूप भी बदलता रहा है। और जब रूप बदला है तो कहानी की विशेषताएं भी बदली है। अब विशेषताएं बदली है तो निश्चित तौर पर उनमें कोई ना कोई अंतर रहता है, तभी तो हम कहते हैं कि वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो उनमें हम अंतर करना चाहेंगे कि नई कहानी में और पुरानी कहानी में कहाँ कहाँ हम अंतर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को ले तो बहुत अंतर मिलेंगे, लेकिन हम मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत ही कहानी में अंतर का अध्ययन करेंगे।
अब ये कि कहानी में किस किस दृष्टिकोण से हम अंतर कर सकते हैं, पहले तो वो देखेंगे। हम 6-7 बिंदु ऐसे लेते हैं जिनमें कि नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर होता है, या कहानी और नई कहानी में अंतर होता है। वो कौन कौन से हैं? पहला अंतर हम कर सकते हैं कथानक में। उन दोनों कहानियों के कथानक में अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे, सारे जितने मैं बताऊंगा उनमें। अभी मैं सिर्फ उनके नामों से परिचय करवा रहा हूँ। दूसरा है कहानियों में अंतर जो नई और पुरानी में होता है, वो है चरित्र सृष्टि एवं चरित्र चित्रण में। चरित्र सृष्टि और चरित्र चित्रण में, पात्रों में जो चरित्र पहले थे और नई कहानियों में है, उनमें निश्चित रूप से अंतर है। वो किस प्रकार का अंतर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा है संवाद संबंधी अंतर। नई और पुरानी कहानियों में संवादों में हमको अंतर मिलता है। चौथा है उद्देश्य संबंधी अंतर। देखिए, मूलभूत उद्देश्य तो वही रहते हैं मनुष्य के, जो शाश्वत होते हैं, उनमें तो परिवर्तन नहीं आता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कि परिवर्तनशील होते हैं, या कभी प्रभावी होते हैं, कभी कोई से प्रभावी हो जाते हैं। तो आपको वो दृष्टि रखनी है। तो कहानियों में जो पुरानी है और कहानियों में जो नई है, उन दोनों में उद्देश्य संबंधी अंतर भी रहता है। पहले एक व्याख्यान रूपी कहानियाँ हुआ करती थी अपने बात को सुनाने के लिए। जैसे धार्मिक उपदेश देना है तो कहानियों के माध्यम से उपदेश दिया करते थे। बच्चों का मनोरंजन करना है, कहानियाँ हो जाती थी। आपने देखा होगा कि बहुत से धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जो प्रचार है वो, या धार्मिक जो ग्रंथ हमको मिल रहे हैं, उनमें कहानियों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है कथा। वर्तमान में कहानियों ने अलग रूप ले लिया है, उद्देश्य ही उनका अलग हो गया। पहले जहाँ राजा रानियों की कहानियाँ हुई थी, आज जो है मनुष्य की वास्तविक जिंदगी का कोई ना कोई क्षण, उसको लेकर के कहानियाँ चल रही है। तो अंतर आ जाता है, वो भी हम देखेंगे। फिर है शैल्पिक अंतर, कहानी के शिल्प में अंतर। नई कहानियों और पुरानी कहानियों में काफ़ी अंतर मिलता है उनके लिखे जाने के तरीके में। पुरानी कहानियाँ जैसे बड़ी बड़ी होती थी, आज की कहानियाँ उतनी बड़ी नहीं होती है। इसके अलावा और भी बहुत से अंतर है जो हम देखेंगे। फिर है मूल संवेदना संबंधी अंतर। संवेदनाएं समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ वैसे तो है ही, आप देखिए उम्र के साथ संवेदनाएं बदलती है। आप इस समय प्रथम वर्ष में हैं और आपको आपका बचपन भी याद होगा। उस बचपन में आपकी संवेदनाएं कैसी थी, किसके प्रति थी, और किस तरह से आप सोचते थे, और आज आप कैसे सोच रहे हैं जब आप किशोर अवस्था में हैं या युवा अवस्था में है मान लीजिए। तो आप में जब अंतर आ गया है आपके एक ही व्यक्ति के जीवन में संवेदना संबंधी, तो आप सोचिए पूरे समय के साथ और अलग अलग लोगों में तो कितना अंतर आया होगा संवेदनाओं में। तो वो इन कहानियों में भी हमको दिखाई देता है। फिर सातवां है जीवन का लघु खंड चित्र। ये भी एक कहानियों में फर्क है। पुरानी कहानियाँ शायद जीवन चित्र को नहीं लेती थी, आज की कहानियाँ मनुष्य जीवन को ही अपना विषय बनाती है। तो इसमें भी इनमें अंतर मिल जाता है। तो हम इन सब का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे, या मान लीजिए सारे एक व्याख्यान में नहीं होते हैं तो हम 2 व्याख्यानों में इनको पूरा करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है या पूर्ण होता है। और आप एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखने की कोशिश करिएगा। ये मेरी आपको राय है कि अब तक कहानियों के बारे में जो पढ़ा है उसमें कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो आप खुद बनाइए और फिर उन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहले तो छोटे छोटे प्रश्न जिनके उत्तर छोटे हों, वो छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और फिर एक बड़ा प्रश्न आप बनाइए जिसका उत्तर भी बड़ा करके लिखने की आप कोशिश कीजिए।
इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपकी समस्याएं स्वतः दूर होती जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।